चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन अ मैन इज। इसमें पूछा गया है कि मैन में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने प्रेजेंट होते हैं। पहला ऑप्शन दिया क्या 30% होता है, या फिर 26 प्रेजेंट होता है, या फिर 40% होता है, या फिर 35% होता है। मैमल्स के अंदर मींस मैन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 26% होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन जॉइंट बिटवीन अ बोन्स ऑफ स्कल इज। जो स्कल की बोन होती है यहाँ पे किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्या फाइब्रस जॉइंट होता है, या फिर हिंग जॉइंट होता है, या फिर साइनोवियल जॉइंट होता है, या फिर इन सब से कोई भी जॉइंट नहीं प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्कल होता है, स्कल की जो बोन होती है वहां पे फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट इज फाइब्रस जॉइंट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट बिटवीन मैलस एंड इंकस इज। मैलस और इंकस के बीच में इन दोनों के बीच में ये दोनों किसकी बोन्स होती हैं, ये दोनों बोन्स जो है हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होती है। मैलस और इंकस के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है पाइवेट जॉइंट और चौथा ऑप्शन है हिंग जॉइंट। मैलस और इंकस जो दोनों बोन किस में प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये दोनों के बीच में किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हिंग जॉइंट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज जो है ये किसकी वजह से होती है, हार्मोन जब प्रॉपरली इसका सिक्रेशन नहीं होता है। तो ये जो डिजीज होती है तो ये मतलब जो भी डिजीज हो रही है, ये जो भी हार्मोन इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हार्मोन कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कॉज करता है। हमें ग्लैंड का नाम बताना, हार्मोन का नाम नहीं बताना है। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल, तीसरा पैंक्रियास, चौथा है थायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन क्या करता है, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कॉज करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पहला ऑप्शन है क्या थायराइड को कहा जाता है, या फिर पिट्यूटरी को कहा जाता है, या फिर थाइमस को कहा जाता है, या फिर एड्रिनल को कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is responsible for control of reflex action? इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन है मोटर नर्व, दूसरा ऑप्शन है सेंसरी नर्व, तीसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चौथा है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट, सीएनएस। बॉडी के हाथ मतलब आधे से ज्यादा फंक्शन जो होते हैं उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। चाहे वो ब्रीथिंग का काम हो, चाहे वो किसी भी चीज का काम हो, उसका काम कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड। ब्रेन की सब जो बाहर की कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्या उसे कोरॉइड कहते हैं, या फिर उसे डूरा मैटर कहते हैं, या फिर उसे पाया मैटर कहते हैं, या फिर उसे आर्किनॉइड कहते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज डूरा मैटर। ब्रेन की आउटर कवरिंग को बोला जाता है डूरा मैटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Na+ एंड K+ पंप मीन्स पोटेशियम और सोडियम पंप जो है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका होता है। क्या ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, या फिर डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, या फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। Na+ मीन्स सोडियम और पोटेशियम पंप जो सेल में जब ट्रांसमिशन हो रहा सोडियम और पोटेशियम का, जब भी सोडियम और पोटेशियम का सेल में ट्रांसमिशन होता है मीन्स एक जगह से वो दूसरी जगह जाता है, अपनी प्लेस को चेंज करता है, तो उसको जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मीन्स उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो दोनों बिना एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम पंप जो सेल में ट्रांसमिशन होता है इसका ये किसका एग्जाम्पल होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्लिकेशन फॉर्क इज। रिप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? जब हमारा डीएनए जो है डिवाइड करता है तो डीएनए की डिवीजन मीन्स जब डीएनए रिप्लिकेट करता है तो डीएनए का रिप्लिकेशन जो है एक पॉइंट से होता है कि नहीं, हमारे डीएनए की कटिंग कहीं से भी आती है, एक पॉइंट फिक्स रहता है। तो जहां से रिप्लिकेशन हो रहा है मीन्स हमारा डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है, जैसे कि डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है तो ये जो स्मॉल ओपनिंग से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है इसी को बोला जाता है रिप्लिकेशन फॉर्क। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है क्या लार्ज ओपनिंग को कहते हैं या फिर स्मॉल ओपनिंग को कहते हैं या फिर टाइटली कॉइल्ड जो है पार्ट जो होता है डीएनए हेलिक्स का उसे कहते हैं या फिर लूजली कॉइल्ड पार्ट जो होता है डीएनए हेलिक्स का उसे कहते हैं। रिप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहां से हमारा डीएनए क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज। ये एनसीईआरटी में एकदम लाइन ही लिखी गई है कि रिप्लिकेशन के लिए सबसे ज्यादा मेन एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज जो है ये मेन एंजाइम है जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका और एनसीईआरटी में टोटल यही लाइन ही लिखी गई है। DNA dependent and DNA polymerase is the main enzyme which help in DNA replication. So the correct answer is B. Next question is the process by which DNA of the nucleus passes genetic information to mRNA is। ऐसा प्रोसेस जिसमें DNA से mRNA में चेंज होना, mRNA में जो चेंज होगा डीएनए mRNA में चेंज होगा, क्या ट्रांसफर करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। क्या होता है? पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डीएनए हमारा वो mRNA में चेंज हो रहा है, क्या लेके जाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन है क्या उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते या फिर उसे ट्रांसलोकेशन बोलते या फिर उसे ट्रांसलेशन बोलते या फिर उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते। जब डीएनए हमारा वो चेंज होता है mRNA में तो उसे क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए mRNA में चेंज होता है तो वो क्या लेके जाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बेस सीक्वेंस एक डीएनए के एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस दिया है, हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री mRNA मीन्स mRNA पे इसका बेस सीक्वेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, पहले हम देखते हैं कि डीएनए का एक जो बेस सीक्वेंस दिया वो क्या दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, mRNA जो होता है उसके पास यूरेसिल प्रेजेंट होता है, किसकी जगह पे? थाइमिन की जगह पे। बट ग्वानिन और साइटोसिन ये सारी चीजें क्या होती है? सेम होती है। बट बस यही होता है कि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो जहां पे जो है क्या लिखा होगा, जहां पे ए लिखा होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे और टी की जगह पे क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। किसमें? आरएनए में, क्योंकि उसके पास यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं तो यहाँ पे लिखा है सी, तो सी का क्या होगा? जी, ये तो सेम होता है। ए का क्या होगा? वैसे तो अगर डीएनए होता तो क्या होता है? थाइमिन होता ए का, क्योंकि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बट थाइमिन किसके पास नहीं प्रेजेंट होता है? एमआरएनए, क्योंकि हमें तो एमआरएनए पे कोडिंग करनी है, एमआरएनए पे कोडिंग करनी है। तो ए का क्या होगा? ए का यहाँ पे यू, टी का क्या होगा? टी का ए होगा। फिर यहाँ पे टी, टी का क्या होगा? ए, और यू का क्या होगा? ए का क्या होगा? यू, जी का सी, और उसके बाद फिर सी का जी, ए का यू, टी का ए, और जी का क्या होगा? सी, ए का क्या होगा? यू, सी का क्या होगा? जी। ये कोडिंग हो गई। अब यहाँ पे देखते हो ऑप्शन कौन सा मैच करे। ये मैच करा जी यू ए यू सी, और क्या हो गया? जी यू ए एंड जी यू ए और सी यू जी। ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है? करेक्ट मैच कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड। ब्रीडिंग के समय जो एंथर को रिमूव कर दिया जाता है फ्लावर से, एंथर को फ्लावर से कब रिमूव किया जाता है? ड्यूरिंग अ बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या होता है? ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं।
उस समय क्या किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, प्लांट से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। अगर प्लांट कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो उसके अंदर बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं क्रिएट होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए एंथर को फ्लावर से रिमूव कर दिया जाता और इस प्रोसेस को बोला जाता है इमैसिकुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया। मेंडल ने तो सबसे पहले इमैसिकुलेशन कराया था। अभी हमने पढ़ा इमैसिकुलेशन क्या होता है, एंथर को रिमूव करना। किससे रिमूव करना, बाइसेक्सुअल फ्लावर से। अब हमने रिमूव कर दिया एंथर को, और मतलब अनवांटेड पॉलन उस पर ना आ जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एंथर को जो हमने एंथर को रिमूव किया उसको बटर पेपर से कवर कर देंगे, उसे कहते हैं बैगिंग। तो मेंडल ने दो टेक्निक का यूज किया था, एक तो इमैसिकुलेशन और दूसरा बैगिंग। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्लांट मेंडल हैज कैरिड आउट हिज इन्वेस्टिगेशन। मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया था। लिखा तो पी सब में है, जितने भी ऑप्शन दिए सब में पी लिखा, बट यहाँ पे लिखा गार्डन पी, यहाँ पे लिखा वाइल्ड पी, यहाँ पे लिखा काउ पी और यहाँ पे लिखा पीजन पी। मेंडल ने क्या लिया था, उन्होंने गार्डनिंग की थी और उनके गार्डन में जो पी था उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने कौन सी पी को लिया था, गार्डन पी को लिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज गार्डन पी। तो हमने कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलस इज, इसमें होमो हैबिलस की ब्रेन कैपेसिटी पूछी गई है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के पेपर में और एम्स के पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है 650 to 800 cc, दूसरा ऑप्शन दिया है 800 to 900 cc, तीसरा है 600 to 1000 cc और चौथा दिया है 900 to 1100 cc। होमो हैबिलस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है, 650 से 800 cc के बीच में जो है होमो हैबिलस की क्या होती है, ब्रेन कैपेसिटी होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस वाज डिस्कवर्ड इन। होमो इरेक्टस का फॉसिल जो है कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था। पहला ऑप्शन है क्या जावा में हुआ था, या फिर बांग्लादेश में हुआ था, या फिर इथियोपिया में हुआ था, या फिर टेंजेनिया में हुआ था। होमो इरेक्टस का जो फॉसिल है वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, जावा में डिस्कवर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जावा में हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस.एल. मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एस.एल. मिलर जो थे वो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक क्लोज फ्लास्क लिया था जिसके अंदर CH4 H2 NH3 और वाटर वेपर ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। हमें बताना उन्होंने टेम्परेचर जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे लिया था। एस.एल. मिलर ने जो क्लोज फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, मीन्स एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने अपने डिस्चार्ज जो ट्यूब परफॉर्म किया था उसमें उन्होंने वाटर वेपर का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पे लिया था। तो हमें इसका आंसर बताना, ये भी क्वेश्चन नीट के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है 400 cc, दूसरा ऑप्शन है 800 cc और 400 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 800 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 200 डिग्री सेल्सियस और चौथा दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एस.एल. मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वाटर वेपर का टेम्परेचर कितना लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस। कितना लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ। डार्विन फिंचेस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका होता है, क्या वो कन्वर्जन इवोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर कनेक्टिंग लिंक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर वो एडाप्टिव रेडिएशन का। जब डार्विन गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे तो उन्होंने देखा था वहाँ की जितनी भी बर्ड्स थी उनके जो फिंचेस होते हैं, उनकी जो बीक्स होती हैं, उसका शेप कैसा था, उसकी साइज कैसी थी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट थी। और डिफरेंट डिफरेंट क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बर्ड सर्वाइव करती हैं उनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मींस वेजिटेटिव जो जिसपे वो फूड हैबिटेट जो होता है उनका, वो सारी स्पीसीज का कैसा था, डिफरेंट था, जिसकी वजह से उनके फिंचेस का शेप और साइज भी क्या था, डिफरेंट था। तो ये फिंचेस का शेप और साइज जो डिफरेंट डिफरेंट था ड्यू टू एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से ऐसा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। इन चार में से हमें ये बताना है म्यूचुअलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूचुअलिज्म होता क्या है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो दो स्पीसीज का आपस में लिंक होता है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होती है। मीन्स दो स्पीसीज होंगी और दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगी। वो दोनों स्पीसीज एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं प्लांट और एनिमल का। प्लांट भी टोटली एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह एनिमल्स काम करते हैं। एनिमल्स प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ फूड के पर्पस के लिए। तो दोनों का आपस में क्या है, कनेक्शन है। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकते, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं वर्म इन इंटेस्टाइन। जब अगर हमारे इंटेस्टाइन में कोई भी वर्म सर्वाइव करेगा तो वो वर्म क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। तो उससे तो हमें प्रॉफिट नहीं मिला, उससे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो किसका एग्जांपल है, पैरासिटिज्म में। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिटेड होता है। मीन्स जो वर्म है वो तो पूरी तरीके से बेनिफिट होगा क्योंकि वो हमारी बॉडी पे सर्वाइव कर रहा है, बट हमारी बॉडी क्या होगी, उसकी वजह से डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक स्पीसीज को बेनिफिट, दूसरे स्पीसीज को टोटली लॉस हो रहा है। ये किसका एग्जांपल है, ये तो पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं बार्नेकल ऑन व्हेल एंड सी एनिमोन ऑन क्लोन फिश। ये दोनों किसका एग्जांपल है, कमेंसलिज्म का। बार्नेकल, कोई भी बार्नेकल जब व्हेल के ऊपर सर्वाइव करके व्हेल की फिश के ऊपर सर्वाइव करते हैं और सी एनिमोन के ऊपर जब क्लोन फिश सर्वाइव करती है, तो क्लोन फिश क्या हो रहा है, क्लोन फिश को टोटली जो है सी एनिमोन से बेनिफिटेड हो रहा है क्योंकि सी एनिमोन के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है और टेंटिकल्स क्या करता है, अगर क्लोन फिश के ऊपर कोई भी प्रीडेटर अटैक करेगा तो वो सी एनिमोन का जो टेंटिकल्स होता है वो क्या करेगा, क्लोन फिश को उससे प्रिवेंट कर देगा। उसको तो बेनिफिट मिल रहा है, बट सी एनिमोन को ना तो उससे कोई बेनिफिट मिलना, ना तो उससे कोई लॉस हो रहा है। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज को टोटली बेनिफिटेड होता है एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज को ना तो उससे कोई बेनिफिट मिलता, ना तो उससे उसको कोई हार्म होता है, उसे कहते हैं कमेंसलिज्म। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, कमेंसलिज्म के। बचा क्या हमारा, फिग और वास्प। ये जो फिग फ्लावर होता है इसके ऊपर वास्प इंसेक्ट क्या करता है, पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है और दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, म्यूचुअलिज्म का। तो बी वाला क्या है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल होता है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट के साथ और वो किसमें हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है इन चार में से। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होंगी। वो उनको कुछ देंगी खाने के लिए, वो उसके बदले में उसको कुछ देगा। जैसे अगर कोई माइक्रोब्स है वो सर्वाइव कर रहा है प्लांट के अंदर, तो वो क्या करेगा, सॉइल को अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा। मीन्स उसका जो न्यूट्रिएंट है वो मिक्सअप करेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, उस सॉइल से प्लांट को न्यूट्रिशन देगा। प्लांट उसकी जगह पे क्या करेगा, उसको फूड देगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर क्या है, टोटली डिपेंडेंट होते हैं, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इन सब में से ऐसा कौन सा माइक्रोब्स है जिसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट के साथ। पहला है ग्लोमस, दूसरा है ट्राइकोडर्मा, तीसरा है एस्ट्रोबैक्टर, चौथा है एस्परजिलस। ग्लोमुलस का क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ, प्लांट के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चार में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि अपने फंक्शन के साथ करेक्टली मैच कर रहा है। पहला है एस्परजिलस नाइगर एसिटिक एसिड, ये नहीं मैच कर रहा। दूसरा है स्ट्रेप्टोकाइनेज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये भी नहीं मैच कर रहा। उसके बाद तीसरा है साइक्लोस्पोरिन क्लॉट ब्लस्टर, ये भी नहीं मैच कर रहा। उसके बाद स्टैटिन, स्टैटिन का यूज किसमें किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लेवल कम करने के लिए। अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है तो उसको कम करने के लिए स्टैटिन का यूज किया जाता है। यही एक ऐसा स्टैटिन है, मतलब स्टैटिन यही ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अपने फंक्शन के साथ क्या करा, करेक्टली मैच करा। बाकी ये तीन जो अपने फंक्शन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी।